आज हम उस सफर की गहराई में उतर रहे हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम्म। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति की। और ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कहानी है जो जेम्स वॉट के भाप के इंजन से शुरू होकर आज हमारे चारों ओर मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और स्मार्ट फैक्ट्रियों तक पहुंच चुकी है। सही बात है। और ये कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं है। हमारे पास जो ऐतिहासिक विश्लेषण और विशेषज्ञों के लेख हैं वो बताते हैं कि कैसे हर क्रांति ने न सिर्फ उत्पादन के तरीके बदले बल्कि समाज, राजनीति और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीकों को भी एक नया आकार दिया। तो हम अतीत को वर्तमान से जोड़कर देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम आज यहाँ तक पहुंचे कैसे। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे विषय की परतों को खोलते हैं। हम्म। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये सब 18वीं सदी के ब्रिटेन से ही क्यों शुरू हुआ। हाँ, अमेरिका, चीन या भारत से क्यों नहीं? सही बात है। और अक्सर इसका जवाब आविष्कारों में ढूंढा जाता है, लेकिन हमारे जो स्रोत है वो एक अलग ही कहानी बताते हैं कि असली चिंगारी फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि खेतों में लगी थी। बिल्कुल। हम औद्योगिक क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन उसके ठीक पहले एक और क्रांति हुई थी जिसके बारे में कम बात होती है। कृषि क्रांति। हाँ, कृषि क्रांति। ये वो नींव थी जिस पर पूरी औद्योगिक इमारत खड़ी हुई। अच्छा। हुआ ये कि खेती के तरीके अचानक बहुत बेहतर हो गए। हाँ, जैसे एक जिक्र मिलता है जथरो टूल नाम के एक किसान का जिसने 1701 में एक सीड ड्रिल मशीन बनाई। अब ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन इसने बीज बोने का तरीका ही बदल दिया। कैसे? जहां पहले हाथ से बीज यूं ही बिखेर दिए जाते थे, वहीं अब ये मशीन उन्हें सीधी पंक्तियों में और सही गहराई पर बोती थी। अच्छा, तो इससे फसल की पैदावार बढ़ गई होगी? नाटकीय रूप से बढ़ गई। और सिर्फ यही नहीं, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन जैसी तकनीकें भी आईं। सही। किसानों ने ये सीखा कि अगर एक ही जमीन पर अलग-अलग फसलें बारी-बारी से उगाई जाएं, तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। तो नतीजा ये हुआ कि कम जमीन पर पहले से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। हाँ, और पहली बार ब्रिटेन के पास अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए जरूरत से ज्यादा खाना था। तो एक तरफ तो ये अच्छी खबर थी, लेकिन इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो थोड़ा स्याह है। इनक्लोजर मूवमेंट या खेतों की बाड़बंदी। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि गांव की जो साझा जमीनें थी, जिन पर छोटे मोटे किसान गुजारा करते थे, उन्हें बड़े जमींदारों ने कानूनन घेरना शुरू कर दिया। और इसका असर बहुत गहरा हुआ। लाखों छोटे किसान रातों रात अपनी जमीन से बेदखल हो गए। उनके पास कोई काम नहीं बचा। अब वो क्या करते? यही बेरोजगार लोगों की भीड़ गांवों से निकलकर मैनचेस्टर और लिवरपूल जैसे नए औद्योगिक शहरों की तरफ भागने लगी। तो ये एक अजीब विरोधाभास है। एक तरफ देश में अनाज ज्यादा था, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे थे। और यही लोग फैक्ट्री मालिकों के लिए एक सुनहरा मौका बन गए। उन्हें एक विशाल सस्ती लेबर फोर्स मिल गई जो किसी भी शर्त पर काम करने को तैयार थी। तो देखिए माहौल कैसे तैयार हुआ। आपके पास जरूरत से ज्यादा खाना है, काम करने के लिए लाखों सस्ते मजदूर हैं, उपनिवेशों से आई हुई पूंजी है और जमीन के नीचे लोहा और कोयले का भंडार है। इन सब चीजों ने मिलकर ब्रिटेन को औद्योगिक क्रांति के लिए एक परफेक्ट लॉन्च पैड बना दिया। और फिर उस चिंगारी को हवा दी उन आविष्कारों ने जिन्होंने दुनिया की रफ्तार बढ़ा दी। यहाँ भाप के इंजन की बात आती है। हाँ, और यहाँ एक मजेदार बात है जो मुझे एक स्रोत में मिली। हम सब ने पढ़ा है कि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया, लेकिन वो सच नहीं है। नहीं, असल में उन्होंने आविष्कार नहीं किया था, बल्कि 1776 में पहले से मौजूद एक न्यू कॉमन इंजन को बेहतर बनाया था। और उनका सुधार मामूली नहीं था, वो क्रांतिकारी था। कैसे? पहले के जो इंजन थे वो बहुत ज्यादा कोयला खाते थे। वॉट ने एक अलग कंडेंसर लगाकर इंजन की क्षमता को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया। अच्छा। अब ये इंजन इतना कुशल था कि उसे कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में लगाया जा सकता था। और इसी एक सुधार ने भाप को फैक्ट्रियों की जान बना दिया। और इसका सबसे ज्यादा असर हुआ कपड़ा उद्योग पर। हाँ, स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी मशीनों ने तो धागा बनाने और कपड़ा बुनने की रफ्तार को कल्पना से भी परे पहुंचा दिया। एक स्रोत बताता है कि स्पिनिंग जेनी आने से पहले एक कारीगर जो काम पूरे दिन में करता था, मशीन वो कुछ ही घंटों में कर देती थी। यहीं से फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ, जहां सैकड़ों लोग एक ही छत के नीचे मशीनों के साथ काम करने लगे। तो ये थी पहली औद्योगिक क्रांति, भाप, कोयला और मशीनीकरण की क्रांति। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ दशकों बाद 19वीं सदी के अंत में दूसरी औद्योगिक क्रांति आई। इस बार ऊर्जा का स्रोत कोयला नहीं था। नहीं, बिजली थी।
और सबसे बड़ा बदलाव था हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन। असेंबली लाइन का विचार ही अपने आप में कमाल का था, है ना? बिल्कुल। मतलब एक ही कारीगर पूरी गाड़ी बनाने के बजाय अब हर मजदूर कन्वेयर बेल्ट पर आते हुए एक ही पुर्जे को बार बार लगाता था। और इससे उत्पादन की गति इतनी तेज हो गई कि कार जैसी चीजें आम लोगों की पहुंच में आने लगीं। ये मास प्रोडक्शन का युग था। तो भाप ने उत्पादन को केंद्रीकृत किया और बिजली ने उसे तेज रफ्तार दे दी। लेकिन इस चमकदार तरक्की की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही थी। हाँ, और यहीं पर कहानी एक बहुत ही गंभीर मोड़ लेती है। ये तरक्की एक दो-धारी तलवार थी। समाज में दो नए वर्ग पैदा हो गए जिनके बीच एक गहरी खाई थी। एक तरफ अमीर फैक्ट्री मालिक, मतलब पूंजीपति वर्ग, और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग जिसका बुरी तरह शोषण हो रहा था। उस दौर के वर्णन को पढ़ें तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मजदूरों को गंदी भीड़-भाड़ वाली बस्तियों में रहना पड़ता था जहां बीमारियां आम थीं। उनसे दिन में 12, 14 यहाँ तक कि 16 घंटे काम लिया जाता था। और फैक्ट्रियों में सुरक्षा का तो कोई इंतजाम ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी भयानक है। मतलब जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, खतरनाक मशीनों के बीच काम कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कम मजदूरी देनी पड़ती थी। एक स्रोत में फैक्ट्री के एक मालिक का बयान है कि बच्चे इसलिए बेहतर हैं क्योंकि उनकी उंगलियां छोटी होती हैं और वो मशीन के छोटे पुर्जों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। कितनी भयानक बात है। इस माहौल ने समाज के ताने बाने को ही बदल दिया। संयुक्त परिवार टूटने लगे क्योंकि लोग काम की तलाश में अकेले शहरों में आ रहे थे। अच्छा, गांव के जो आपसी भावनात्मक रिश्ते थे उनकी जगह अब शहर के आर्थिक रिश्तों ने ले ली थी। मतलब आपकी पहचान इससे नहीं थी कि आप किसके बेटे हैं, बल्कि इससे थी कि आप कितना कमाते हैं। जाहिर है इस शोषण की कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। बिल्कुल। इसी माहौल में समाजवाद जैसी नई विचारधाराओं ने जन्म लिया। कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों ने कहा कि ये पूरी व्यवस्था ही अन्याय पर आधारित है। उन्होंने मजदूर वर्ग को एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि उनके पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। इसी दौर में एक और अनपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आया। वो क्या था? जब महिलाएं बड़ी संख्या में काम करने के लिए फैक्ट्रियों में आईं, तो वो घर की चारदीवारी से बाहर निकलीं। उन्हें आर्थिक आजादी का थोड़ा स्वाद मिला और अपने अधिकारों को लेकर एक नई चेतना जागी। यहीं से संगठित महिला आंदोलनों की नींव पड़ी। तो भाप और बिजली ने दुनिया की रफ्तार तो बढ़ा दी, लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब मशीनों ने एक तरह से सोचना शुरू किया। हाँ, यहीं से शुरू होता है तीसरी औद्योगिक क्रांति का दौर। कंप्यूटर और ऑटोमेशन का युग। बिल्कुल। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में कंप्यूटर के आने से सब कुछ फिर से बदल गया। इसने कैसी क्रांति को जन्म दिया जो उत्पादन से ज्यादा सूचना और डेटा पर आधारित थी। सही कहा। अब फैक्ट्री का सबसे कीमती सामान लोहा या स्टील नहीं, बल्कि जानकारी थी। लेकिन ये बदलाव भी आसान नहीं था। हाँ, एक स्रोत में जिक्र है कि शुरुआत में दफ्तरों में कंप्यूटर का कितना विरोध हुआ था। लोग अपनी कलम और कागज वाली मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं थे। अच्छा। एक मैनेजर का दिलचस्प किस्सा है जिसने कहा था, ये डब्बा मेरे भरोसेमंद टाइपिस्ट से तेज कैसे हो सकता है। उन्हें लगता था कि ये मशीनें उनकी नौकरी खा जाएंगी। और कुछ हद तक वैसे ही भी थे, है ना? हाँ, ऑटोमेशन ने कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म कर दिया, लेकिन इसने पूरी तरह से नई नौकरियां भी पैदा की, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। काम का स्वरूप बदल गया। अब शारीरिक मेहनत से ज्यादा दिमागी मेहनत की जरूरत थी। और फिर इंटरनेट के आने से तो दुनिया सचमुच एक ग्लोबल विलेज बन गई। इसने अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस सेक्टर की ओर मोड़ दिया। और इसी तीसरी क्रांति ने वो डिजिटल बुनियाद तैयार की जिस पर हम आज खड़े हैं, और जिसे हम कहते हैं चौथी औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्री 4.0। हाँ, ये अब सिर्फ कंप्यूटर नहीं बल्कि एक दूसरे से बात करने वाले कंप्यूटरों का जाल है। इंडस्ट्री 4.0 को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इससे साइबर फिजिकल सिस्टम्स का दौर मानना। ये वो दुनिया है जहां भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। मतलब मशीनें, सिस्टम और इंसान सब एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए हैं। हाँ, डेटा साझा कर रहे हैं और कई बार बिना इंसानी दखल के खुद ही फैसले ले रहे हैं। और इसके पीछे कुछ मुख्य तकनीकें काम कर रही हैं, जैसे IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये हमारे चारों ओर है। हमारा स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, घर का स्मार्ट स्पीकर, ये सब IoT का हिस्सा है। ये डिवाइस लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और उसे इंटरनेट पर भेज रहे हैं। बिल्कुल। फिर आता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये वो दिमाग है जो इस सारे डेटा का मतलब निकालता है। ये पैटर्न सीखता है, भविष्यवाणियां करता है और खुद को बेहतर बनाता है। और एक और दिलचस्प तकनीक है डिजिटल ट्विन्स। हाँ, सोचिए, किसी असली फैक्ट्री या जेट इंजन की एक हूबहू वर्चुअल कॉपी कंप्यूटर पर बना दी जाए। तो आप उस वर्चुअल कॉपी पर हर तरह के प्रयोग कर सकते हैं, बिना असली चीज को कोई नुकसान पहुंचाए। इसके उदाहरण हम आज अपनी आंखों से देख रहे हैं। स्मार्ट फैक्ट्रियां जहां रोबोट और इंसान साथ मिलकर काम करते हैं, जहां एक मशीन दूसरी मशीन को बता सकती है कि उसे मरम्मत की जरूरत है। या फिर सटीक खेती जहां ड्रोन और सेंसर मिट्टी की नमी और फसल की सेहत पर नजर रखते हैं। और सिर्फ वहीं पानी या खाद डालते हैं जहां जरूरत हो। और स्वास्थ्य सेवा में इसका असर तो और भी गहरा है। बिल्कुल, एआई अब डॉक्टरों की मदद कर रहा है एक्सरे और एमआरआई स्कैन को ज्यादा सटीकता से पढ़ने में और बीमारियों का जल्दी पता लगाने में। ये सब सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये आज की हकीकत है। तो सवाल यह है कि इस सब का आज हम पर और आने वाले कल पर क्या असर पड़ रहा है। जाहिर है, अवसर है तो चुनौतियां भी होंगी। सबसे बड़ी चुनौती है नौकरियों का भविष्य। ये डर नया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली औद्योगिक क्रांति के समय भी लडाइट्स नाम के मजदूरों ने मशीनें तोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी जाने का डर था। आज भी वही डर है, बस मशीनों का रूप बदल गया है। एआई और ऑटोमेशन कई ऐसी नौकरियां खत्म कर रहे हैं जिनमें दोहराव वाले काम होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को लगातार नए कौशल सीखने होंगे, जिसे रीस्किलिंग कहते हैं। बिल्कुल, कल तक जो स्किल्स काम की थी, हो सकता है वो कल बेकार हो जाएं। अब डेटा एनालिसिस, एआई लिटरेसी और साइबर सुरक्षा जैसे कौशल की मांग बढ़ रही है, और जो ये नहीं सीख पाएगा वो इस दौड़ में पीछे रह जाएगा। और यहीं से एक और बड़ी चिंता पैदा होती है, बढ़ती आर्थिक असमानता की। हाँ, एक स्रोत इस बात को 1980 के दशक की नीतियों से जोड़ता है, जब थैचर और रीगन के दौर में मजदूर आंदोलनों को कमजोर किया गया और अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ी। डर ये है कि ये नई तकनीकें, जिन्हें सीखने के लिए खास शिक्षा और संसाधनों की जरूरत है, इस खाई को और भी चौड़ा कर सकती हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा का खतरा भी है। हमारी दुनिया जितनी ज्यादा कनेक्टेड होती जाएगी, वो उतनी ही ज्यादा साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील होगी, है ना? हाँ, एक स्मार्ट फैक्ट्री या पावर ग्रिड पर एक सफल साइबर हमला कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। और फिर वो नैतिक सवाल हैं जो एआई और डेटा के इस्तेमाल से जुड़े हैं। कि हमारा पर्सनल डेटा कौन इकट्ठा कर रहा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या मशीनों द्वारा लिए गए फैसले हमेशा निष्पक्ष होते हैं? एक स्रोत इस बात पर भी चिंता जताता है कि क्या टेक्नोलॉजी पर हमारी बढ़ती निर्भरता करुणा और सहानुभूति जैसी हमारी मूल मानवीय क्षमताओं को कमजोर कर रही है। ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने देखा कि कैसे जेम्स वॉट के बेहतर बनाए गए भाप के इंजन से शुरू हुआ सफर आज एआई और एक दूसरे से बात करती मशीनों तक पहुंच गया है। हर क्रांति अपने साथ अभूतपूर्व प्रगति लाई, लेकिन उसने समाज को झकझोरा भी, नए संघर्ष पैदा किए और हमें हर बार नई चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर किया। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न। पहली औद्योगिक क्रांति ने शारीरिक श्रम के साथ हमारे रिश्ते को बदला था। उसने हमें फैक्ट्रियों में काम करना सिखाया। हाँ, और नए सामाजिक ढांचे बनाए। आज की ये चौथी औद्योगिक क्रांति सिर्फ हमारी नौकरियों को नहीं बदल रही, ये इंसान और मशीन के बीच की रेखा को ही धुंधला कर रही है। ये हमारी पहचान, हमारी निजता और शायद हमारे इंसान होने की परिभाषा को भी चुनौती दे रही है। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हम एआई और साइबर सिस्टम को अपने जीवन में और गहराई से शामिल कर रहे हैं, वे कौन से मानवीय मूल्य हैं जिन्हें हमें सक्रिय रूप से बचाकर रखना होगा, जिन्हें मशीनें कभी नहीं सीख सकती या दोहरा सकती।